स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाका राजनीतिक तौर पर बेहद ताकतवर, बेहद अहमियत वाला और आर्थिक रूप से भी बेहद समृद्ध इलाका है, जिसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका किसी भी राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक ताकत मुहैया कराता है जिसके बल पर वो लखनऊ में हुकूमत करते हैं। 90 के दशक से चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या फिर मुलायम सिंह यादव रहे हो, मायावती रही हो, कल्याण सिंह रहे हो, राजनाथ सिंह का वक्त रहा हो, या फिर मायावती और अखिलेश यादव और या अब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, पश्चिम उत्तर प्रदेश इकलौता वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश में हुकूमत कौन करेगा यह तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। 18 जनपद वाले इस इलाके में विधानसभा की 120 सीटें और 18 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैं। यह क्षेत्र जब किसी को वोट करता है एक मुश्त वोट करता है और जब किसी से छीनता है एक मुश्त छीनता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह इलाका बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण और कई मायनों में राजनीतिक और आर्थिक ताकत देने वाला है। लिहाजा पश्चिम उत्तर प्रदेश जीतना उत्तर प्रदेश जीतने जितना ही महत्वपूर्ण है। इसको हम हरित प्रदेश के नाम पर भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की ताकत का प्रमुख केंद्र बिंदु है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जितने भी ताकतवर नेता हुए हैं या हैं, अधिकांश पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। आर्थिक, सामाजिक हर तरह से ये बेहद सक्षम और मजबूत इलाका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश तय करता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा किधर से निकलेगी। भले ही लोग कहते हो कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, लेकिन दरअसल लखनऊ का रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश होकर जाता है और पश्चिम यह तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, हुकूमत कौन करेगा। लंबे समय तक पश्चिम का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व रहा है, एकाधिकार रहा है कई बार, क्योंकि पूरब और मध्य उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और बुंदेलखंड ये बटे हुए हैं, लेकिन पश्चिम का वोटिंग पैटर्न हमेशा से एकमुश्त रहा है। 2007 के रिसेंट स्थितियां देख लें, 2012 देख लें, 2014, 2019 और उसके पहले 2017, वोटिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो अब आ जाइए दो एग्जाम्पल के साथ, जो लेटेस्ट दो इलेक्शन पहले हुए हैं। 2017 उत्तर प्रदेश का जनरल असेंबली इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और 2019 जनरल इलेक्शंस। दोनों में वोटिंग पैटर्न तकरीबन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरफा रहा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में राजनीतिक क्रांति की नई इबारत लिखी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मेटिक प्रदर्शन किया, सपा बसपा आरएलडी के अलायंस के बावजूद। बीजेपी के लिए इतना फर्टाइल यह इलाका था कि सबसे ताकतवर जाट नेता चौधरी अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा मुजफ्फरनगर से, उनके बेटे को बागपत से चुनाव हारना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने वोट दिया। और दो तारीखें पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं भूल सकता रिसेंट ईयर्स में, 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा और 28 जनवरी 2021 की तारीख राकेश टिकैत का रोना। इन दोनों तारीखों ने उत्तर प्रदेश में पश्चिम की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। जिन जयंत चौधरी और अजीत सिंह की सभाओं में भीड़ नहीं आती थी, आज जयंत चौधरी को सुनने हजारों लाखों किसान इकट्ठे हो रहे हैं। शायद आप में से कम लोगों को पता होगा, क्योंकि हो सकता है मीडिया इन पार्टियों को ट्रैक नहीं करती या इनकी रिपोर्ट्स आती नहीं है। जयंत चौधरी 28 जनवरी के बाद से तकरीबन 10 बड़ी सभाएं कर चुके हैं, जिनको किसान पंचायत का नाम देते हैं, और हर सभा में
इतनी भीड़ आ रही है कि शायद जयंत को भी उसका अंदाजा नहीं होगा कि यह करिश्मा हुआ कैसे। 28 जनवरी 2021 के बाद के पश्चिम के राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेता अपने इलाके में मूव तक करना उनके लिए कठिन है। वरना क्या कारण है कि पश्चिम में इस राजनीतिक बदलाव के बाद भी संजीव बालियान खामोश बैठे हैं, सुरेश राणा, भूपेंद्र चौधरी, चौधरी लक्ष्मी नारायण खुद जाट नेता हैं मथुरा के, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का मन नहीं बदल पा रहे हैं। पश्चिम में हालात बिल्कुल तेजी से बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेहद नुकसान हो रहा है, बल्कि हो गया है। डैमेज हैज बीन डन। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की चूक, क्या यूपी पुलिस की मिसहैंडलिंग, या राकेश टिकैत को पिटवाने या उनको बेइज्जत या अपमानित करने के तरीके? क्या इस नुकसान को बीजेपी महसूस कर रही है? क्योंकि अगर 120 असेंबली सीट्स पे सीधे अगर नुकसान होगा तो यह बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बात होगी, क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं। महज 10 महीने का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव का, और 2013 के पहले की इक्वेशन बन रही है जाट गुर्जर मुस्लिम एकता। जाटव समाज हमेशा मायावती के साथ इंटैक्ट खड़ा रहा है, तकरीबन 90%। बाकी वहां का ब्राह्मण समाज हो या अदर बैकवर्ड कास्ट हो, वो बटे हुए वोट हैं उनके। लेकिन अगर जाट गुर्जर मुस्लिम एकता हुई तो ये उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक इबारत लिखेगा, एक नई राजनीतिक कहानी लिखने वाला है। और बीजेपी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले वक्त में वो पश्चिम में इस गुस्से को शांत कैसे करे। मैंने पहले भी कहा कि 2013 और 28 जनवरी 2021 ये दो ऐसी तारीखें हैं जो पश्चिम कभी नहीं भूलेगा। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत, उसने इस एकता की नई आधारशिला रखी है, जहां जाट गुर्जर और मुस्लिम एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, किसान के नाम पर, सम्मान और स्वाभिमान के नाम पर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका काउंटर तलाशना बहुत मुश्किल है। उनके ताकतवर नेता जिनका मैंने नाम गिनाया, ये सब कुछ भी कर पाने में नाकाम है, इवन कि ये अपने लोगों को समझाने में भी नाकाम है। और बीजेपी को अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किधर से मूव करे, क्योंकि पश्चिम के इस इलाके में पकड़ खोने का मतलब कि मध्य और पूरब, जहां अपोजिशन पश्चिम के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, यहां फिर मसला पलट सकता है। तो अभी किसान आंदोलन में लोगों का ध्यान है, लेकिन यूपी की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है शायद इस पर नजर नहीं है। और आज हम इसी विषय पर डिबेट करेंगे कि पश्चिम की यह राजनीति जो बदल रही है, फायदा कौन ले रहा है इसका बेनिफिशियरी कौन है? क्योंकि जैसे ही यह माहौल बदला, आज प्रियंका गांधी भी सहारनपुर आई थी किसान पंचायत के नाम पर, वहां भी वो आई। हालांकि कांग्रेस के पास करने के लिए पश्चिम में बहुत कुछ नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने लिए किसान फार्मर प्रोटेस्ट के बहाने अपनी राजनीतिक आमद दर्ज कराना चाहती है। लेकिन जयंत चौधरी के रैलियों में उमड़ रही भीड़ यह कुछ और ही कहानी कहती है, क्योंकि जयंत परफॉर्म करेंगे तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। जो राष्ट्रीय लोकदल पहले कम सीटों पर निगोशिएट करने की स्थिति में था, आज बदली हुई परिस्थितियों में वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों की अपेक्षा करेगा, क्योंकि हालात फील्ड में बदल चुके हैं। और चौधरियों पे जो आरोप था कि वो घर से निकलते नहीं हैं, तो 28 तारीख के बाद जयंत चौधरी घर पे बैठे नहीं, प्रतिदिन वो सभाएं कर रहे हैं, प्रतिदिन वो निकल रहे हैं, और 15 फरवरी तक का उनका कार्यक्रम का ऐलान भी हो चुका है, उसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यानी टिकैत के दो आंसू राष्ट्रीय लोकदल को पुनर्जीवित कर गए। और जो 2013 की दंगे के बाद समाज विभाजित हो गया था, वो वापस एक फोरम पे आ रहा है, जाट गुर्जर मुस्लिम एकता। उसका दृश्य आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत में देखा।
सार्वजनिक तौर पर गिले शिकवे भी हुए, लेकिन सब एक हुए। तो अब बीजेपी के पास क्या विकल्प है? और बीजेपी के एक कद्दावर नेता जो पश्चिम में जाट गुर्जरों की राजनीति करते हैं, वो इसका काउंटर क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं? और बीजेपी के पास अब रास्ते क्या बचे हैं फार्मर प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए? क्योंकि वक्त सिर्फ 10 महीने का बचा हुआ है, अपोजिशन भी सक्रिय हो चुका है। कुछ बयान सुने। आज की डिबेट बेहद दिलचस्प है राजनीतिक तौर पे। जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है जो किसान को मारना चाहता है। ये नया कानून